दिल्ली की वो सर्द रात और भी भयानक लग रही थी। तिहाड़ जेल के चारों तरफ छाई धुंध के बीच वहां लगे पीले बल्ब किसी डरावने साए की तरह दिख रहे थे। ठीक आधी रात के 12 बजे जेल के मुख्य फाटक के सामने एक पुरानी पुलिस गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और 2 महिला पुलिसकर्मी एक बेहद साधारण सी दिखने वाली लड़की को नीचे उतारकर अंदर ले जाने लगी। लड़की के दोनों हाथों में हथकड़ियां थीं, बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में खौफ साफ पढ़ा जा सकता था। उसे देखते ही गेट पर तैनात संतरी आपस में कानाफूसी करते हुए गंदी हंसी हंसने लगे। एक सिपाही ने चुटकी लेते हुए कहा, लगता है कोई नया शिकार आया है। दूसरे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज रात तो विजय चौधरी की ड्यूटी है। अब इस बेचारी को भगवान ही बचाए। वो लड़की खामोशी से अपना सिर झुकाए आगे बढ़ती रही, लेकिन जेल का कोई स्टाफ ये नहीं जानता था कि जिसे वे एक मामूली मुजरिम समझ रही हैं, वो असल में दिल्ली क्राइम ब्रांच की सबसे जांबाज एसपी अंजलि राठौर थी। जेल के भीतर चल रही भ्रष्टाचार की काली खेल का पर्दाफाश करने के लिए उसने खुद को एक कैदी के रूप में ढाल लिया था। पिछली कई महीनों से हेडक्वार्टर में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि तिहाड़ के भीतर गरीब कैदियों का खून चूसा जाता है, महिला कैदियों को डरा धमकाकर वसूली की जाती है और खाकी की आड़ में कुछ भेड़िए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर हैरानी की बात ये थी कि जब भी कोई सीनियर अफसर जांच शुरू करता, सारे सबूत पहले ही मिटा दिए जाते। वजह साफ थी, इस गंदे धंधे के तार महकमे के बड़े अफसरों से जुड़े हुए थे। अंजलि ने कुछ दिन पहले पुलिस मुख्यालय के बाहर एक बेबस मां को अपनी बेटी की जिंदगी के लिए भीख मांगते देखा था। उसी पल उसने कसम खा ली थी कि चाहे उसकी जान पर ही क्यों न बनाए, वो इस नरक के ठेकेदारों को बेनकाब करके रहेगी। यही वजह थी कि आज वो फटी मैले कपड़ों में, चेहरे पर फर्जी चोट के निशान और हाथ पर एक जाली टैटू गुदवाकर यहाँ आई थी, ताकि उसकी असली पहचान छिपी रहे। जैसे ही जेल का भारी लोहे का दरवाजा खुला, अंदर से सीलन और सड़न की भयंकर बदबू अंजलि के नथुनों से टकराई। दीवारों पर गुटके की पीक थूकी हुई थी और कोठरियों के भीतर से कैदियों के करहाने की आवाजें आ रही थीं। तभी सामने से भारी शरीर और बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक अफसर आता दिखाई दिया। उसकी चाल में घमंड और चेहरे पर क्रूरता साफ नजर आ रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि तिहाड़ का सबसे बदनाम दरोगा विजय चौधरी था। अंजलि के पास आते ही उसने उसे पैर से लेकर सिर तक घूर कर देखा और अपनी रौबीली आवाज में पूछा, क्या नाम है रे तेरा? अंजलि ने खौफ का नाटक करते हुए सहमी हुई आवाज में कहा, जी रानी। विजय चौधरी जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, यहां नाम नहीं, सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। उसके पीछे खड़े सिपाही भी उसकी हां में हां मिलाते हुए हंसने लगे। विजय ने केस फाइल पर नजर डालते हुए, रात और गहरी होती जा रही थी। बैरक की बत्तियां बुझा दी गई थीं, लेकिन अंजलि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। करीब 1:30 बजे अचानक बैरक का ताला खुला। बाहर विजय चौधरी खड़ा था। उसकी आंखें शराब के नशे में लाल थीं और चेहरे पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान थी। उसने अंजलि की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, ए नई लड़की, बाहर आ। पूरी बैरक में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। उस बुजुर्ग महिला ने अंजलि का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मत जा बेटी। लेकिन अंजलि तो यहां तक आई ही इसी सच को पकड़ने के लिए थी। उसने बुजुर्ग महिला का हाथ छोड़ा और खामोशी से बाहर निकल आई। विजय उसे जेल की एक पुरानी सुनसान दफ्तर की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में उसने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बड़े घमंड से कहा, इस चहार दीवारी के भीतर मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बड़े से बड़ा साहब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दफ्तर के अंदर ले जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी कुर्सी पर धंसते हुए बोला, जेल काटने के 2 ही रास्ते हैं, या तो रोज तड़पो या फिर जैसा मैं कहूं वैसा करो। उसने एक रजिस्टर अंजलि की तरफ सरकाते हुए कहा, चल इस पर दस्तखत कर कि तुझे जेल प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। उसी पल अंजलि की पैनी नजर टेबल के नीचे छिपे एक छोटे से स्पाई कैमरे पर पड़ी। वो तुरंत समझ गई कि ये दरिंदा यहां आने वाली बेबस महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। उसने डर का नाटक जारी रखते हुए पूछा, अगर मैंने साइन नहीं किए तो? विजय अपनी जगह से खड़ा हुआ, अंजलि के बिल्कुल नजदीक आया और फुसफुसाया,
तो फिर ऐसा अंजाम भुगतेगी कि मौत की दुआ मांगेगी। ठीक उसी समय बाहर कॉरिडोर से किसी महिला की चीखने की दर्दनाक आवाज गूंजी। अंजलि का खून खौल उठा, मगर उसने खुद पर काबू रखा। उसे रात के करीब 2 बज चुके थे। दफ्तर के भीतर सन्नाटा और तनाव चरम पर था। विजय चौधरी अंजलि को डराने की कोशिश कर रहा था। उसने मेज पर हाथ मारकर कहा, जल्दी अंगूठा लगा या साइन कर और अपनी बैरक में दफा हो, वरना तेरी जिंदगी को यहीं दफन कर दूंगा। अंजलि ने कांपते हाथों से उस रजिस्टर को उठाया। इसी बहाने उसकी नजर वहां खुली पड़ी कुछ दूसरी फाइलों पर भी गई। उन कागजातों में कई महिला कैदियों के नामों के आगे लाखों रुपयों के लेन देन का हिसाब लिखा था। अंजलि का शक यकीन में बदल गया कि यहां सिर्फ जुल्म नहीं बल्कि करोड़ों का एक संगठित वसूली रैकेट चल रहा है। तभी बाहर से दोबारा किसी के रोने की आवाज आई। अंजलि ने घबराते हुए पूछा, हुजूर, ये बाहर कैसी आवाजें आ रही हैं? विजय ने हंसते हुए कहा, यहाँ गरीबों की आवाजें कोई नहीं सुनता। यहाँ जिंदा रहना है तो हमारी उंगलियों पर नाचना सीख। उसने बाहर खड़े संतरी को आवाज दी, इस लड़की को वापस बैरक में छोड़ो और सुनो, कल सुबह इसे स्पेशल ड्यूटी पर तैनात करना। विजय की आंखों की हवस अंजलि से छिपी नहीं रही। जब वो बैरक नंबर 6 में वापस लौटी तो वहां खौफ का साया था। वही दुबली लड़की जिसका नाम ममता था अंजलि के पास आई और बोली, तुम सही सलामत लौट आई? यहाँ तो जो लड़की रात को इस दफ्तर में जाती है वो सुबह खून के आंसू रोती हुई लौटती है। अंजलि ने चारों तरफ देखते हुए बेहद धीमी आवाज में पूछा, ममता, यहाँ असल में क्या क्या होता है, मुझे खुलकर बताओ। ममता ने कांपते हुए कहा, यहाँ पैसे वालों के लिए ऐशो आराम है, उन्हें अच्छा खाना और अलग कोठरी मिलती है, लेकिन हम जैसे गरीबों को जानवरों की तरह खटाया जाता है। जो आवाज उठाता है उसे मार मार कर अधमरा कर दिया जाता है। ममता ने रोते हुए बताया कि वो एक सीधे सादी गांव की रहने वाली थी। पति की मौत के बाद दिल्ली काम की तलाश में आई थी, लेकिन एक रसूखदार नेता के आदमी की गंदी बात ना मानने की सजा वो इस झूठी चोरी के केस में काट रही है। फिर ममता ने अंजलि के कान के पास आकर एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर अंजलि के होश उड़ गए। ममता ने कहा, मेरे पास इस जेल का सबसे बड़ा काला राज है। अगर दरोगा को पता चला तो वो मुझे जिंदा दफन कर देगा। यहाँ गरीब लड़कियों को रात के वक्त जेल से बाहर बड़ी बड़ी नेताओं और रसूखदार अफसरों की अय्याशी की पार्टियों में भेजा जाता है। पूरा दिन अंजलि ने गंदगी साफ करते हुए बिताया। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कई महिलाएं भूख और बीमारी से बेहोश हो रही थीं, लेकिन जेल प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोपहर के वक्त जब सब सुस्ता रहे थे, ममता चुपके से अंजलि के पास आई और बोली, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो विजय चौधरी और उसके पूरे गैंग को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज सकता है। अंजलि ने उत्सुकता से पूछा, कैसा सबूत और वो कहाँ है? ममता ने डरते हुए कहा, जेल की पुरानी कबाड़ वाली स्टोर रूम में एक मोबाइल छिपा हुआ है। उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन वहां जाना अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि वहां विजय के वफादार गुर्गे पहरा देते हैं। अंजलि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर इस नरक को खत्म करना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। उसी वक्त दूर से विजय चौधरी के चिल्लाने की आवाज आई। एक कैदी ने खाने में कीड़ा होने की शिकायत की थी, जिसके बदले विजय ने उसे सबके सामने बेरहमी से थप्पड़ जड़ दिया। इस मंजर को देखकर पूरी बैरक कांप उठी। अंजलि समझ गई कि अब वार करने का समय आ चुका है। उसी रात करीब 2:30 बजे, जब पूरी जेल गहरी नींद में थी, 2 सिपाही शराब के नशे में धुत होकर बैरक के सामने से गुजरे। वे आपस में बात कर रहे थे कि आज रात भी 2 लड़कियों को बाहर भेजा गया है और विजय साहब की चांदी कट रही है। अंजलि ने ममता से कहा, हमें आज ही उस मोबाइल तक पहुंचना होगा, क्योंकि कल बड़ी अफसरों का दौरा है। ममता ने बैरक के पीछे की एक टूटी हुई दीवार की तरफ इशारा किया, जो पुराने कॉरिडोर की तरफ खुलती थी। दोनों सिपाही जैसे ही आगे बढ़े, अंजलि और ममता दबे पांव उस टूटी दीवार से होते हुए अंधेरे गलियारे में दाखिल हो गईं। माहौल इतना डरावना था कि पानी की एक एक बूंद टपकने की आवाज भी दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। रास्ते में 2 संतरियों की टॉर्च की रोशनी से बचते हुए वे आखिरकार पुराने स्टोर रूम के पास पहुंच गईं। दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला था, लेकिन ममता ने बताया कि ये सिर्फ दिखावे के लिए है। दरवाजा थोड़ा सा धक्का देते ही चरमराकर खुल गया। अंदर धूल और कबाड़ का अंबार था। अंजलि ने अपने कपड़ों में छिपाकर रखी छोटी टॉर्च चलाई। ममता ने कोने में पड़े पुराने बक्से के नीचे से एक छोटा सा कीपैड मोबाइल निकाला और अंजलि के हाथ में थाम दिया।
जैसे ही अंजलि ने उस फोन की वीडियो फोल्डर को खोला, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसमें साफ दिख रहा था कि कैसी लड़कियों को डराया धमकाया जाता था। यहां तक कि एक वीडियो में शहर का एक रसूखदार राजनेता भी विजय चौधरी के साथ डील करता नजर आ रहा था। तभी अचानक बाहर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। विजय चौधरी अपनी 2 सिपाहियों के साथ वहां आ धमका था। उसकी हाथ में शराब की बोतल थी। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे खबर मिली है कि कोई चूहा यहां घूम रहा है। अगर कोई हाथ लगा तो सीधा शमशान जाएगा। अंजलि और ममता ने एक पुरानी लोहे की रैक के पीछे अपनी सांसें रोक ली। विजय की टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में घूम रही थी। तभी डर की मारी ममता का हाथ ही खाली डिब्बे से टकरा गया और तेज आवाज हुई, कौन है वहां? विजय चौधरी हाथ में डंडा लिए ठीक उसी रैक की तरफ बढ़ने लगा। उसकी दूरी अब महज 4 कदम रह गई थी। दोनों की धड़कनें रुकने ही वाली थीं कि तभी बाहर से एक सिपाही भागता हुआ आया। साहब, गजब हो गया, मेन गेट पर अचानक बड़ी अफसरों की गाड़ियां आ गई हैं। सुपरिटेंडेंट साहब आपको ढूंढ रही हैं। विजय बड़बड़ाता हुआ बाहर की तरफ भागा। अगर यहां कोई कैदी मिला तो उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। उसकी जाती ही अंजलि ने चैन की सांस ली। उसने मोबाइल को अपने कपड़ों में सुरक्षित छुपाया और ममता का हाथ पकड़कर बोली, अब इस बाजी के पलटने का वक्त आ गया है। सुबह होते ही जेल के भीतर का तनाव 7वें आसमान पर था। विजय चौधरी का चेहरा गुस्से और डर से पीला पड़ा हुआ था। उसे भनक लग चुकी थी कि रात को कोई स्टोर रूम तक पहुंचा था। बैरक नंबर 6 की सभी महिलाओं को कतार में खड़ा करके वो दहाड़ा, अगर रात वाले चोर ने खुद कबूल नहीं किया तो आज तुम सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जब कोई नहीं बोला तो उसने गुस्से में तलाशी का हुक्म दे दिया। सिपाही जानवरों की तरह महिलाओं के सामान को फेंकने लगे। अंजलि को समझ आ गया था कि अगर तलाशी में फोन मिल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मौका पाकर उसने वो मोबाइल चुपके से ममता को पास कर दिया, जिसके पास छिपाने की एक सुरक्षित जगह थी। महिला कांस्टेबलों ने अंजलि की पूरी तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। झल्लाहट में विजय ने अंजलि से कहा, तू बहुत तेज बनती है ना, आज से तू दफ्तर के अंदर फाइलों की सफाई करेगी। दोपहर को अंजलि को उसी केबिन में लाया गया। वहां उसने देखा कि कैसी सीसीटीवी स्क्रीन पर सब दिख रहा था और एक वीआईपी कमरे में रसूखदार कैदी दावत उड़ा रहे थे। तभी विजय कमरे में आया और दरवाजा बंद करके अंजलि को घूरते हुए बोला, तू बाकी लड़कियों की तरह कांपती नहीं है, क्या राज है तेरा? अंजलि ने नजरें झुकाकर कहा, साहब, मैं बस अपनी सजा काटकर यहां से जिंदा जाना चाहती हूं। विजय हंसा और अपनी फाइलों को दिखाते हुए बोला, यहां से जिंदा वही जाता है जो मेरी इस डायरी में फिट बैठता है। तभी अचानक बाहर भारी शोर शराबा हुआ। एक सिपाही बदहवास हालत में अंदर भागा। साहब, अनर्थ हो गया, एक कैदी ने दीवार के पास छिपा हुआ मोबाइल देख लिया है और वो हंगामा कर रही है। ये सुनते ही विजय चौधरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पूरी जेल को लॉकडाउन करने का आदेश दिया। उसे डर था कि उसका पूरा साम्राज्य बिखरने वाला है। गुस्से में पागल विजय ने ममता को घसीटते हुए अपने दफ्तर में मंगवाया। उसने ममता के बाल पकड़कर उसे कुर्सी से बांध दिया और एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए चिल्लाया, बोल, वो असली मोबाइल कहाँ है, वरना आज तेरी लाश ही यहां से बाहर जाएगी। अंजलि की मुट्ठियां कस गईं। उसका खून खौल रहा था, लेकिन वो सही मौके का इंतजार कर रही थी। तभी दफ्तर के बाहर गाड़ियों के सायरन गूंजे। जेल सुपरिंटेंडेंट और क्राइम ब्रांच के अन्य आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ अंदर दाखिल हुए। विजय चौधरी ने तुरंत अपने चेहरे पर कड़क और ईमानदार अफसर का मुखौटा लगाया और सीधा होकर सल्यूट मारा। सर, जेल के भीतर सब कुछ पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन तभी पीछे खड़ी बैरक की वो बुजुर्ग महिला कैदी अफसरों के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाई, साहब, हमें बचा लीजिए, खाकी के पीछे छिपे इन दरिंदों से हमें बचा लीजिए। ये लोग गरीबों को इंसान नहीं समझ